एमए फाइनल रिसर्च मेथोडोलॉजी के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन कक्षा में अभिनंदन है। आप लोगों ने पूर्व के व्याख्यानों में प्रदेशों के निर्धारण की विधियां और संसाधन प्रदेश के बारे में अध्ययन किया। मेथोडोलॉजी में हम विभिन्न प्रदेशों के निर्धारण के आधार तत्वों को लेते हैं। जैसा कि आपने पूर्व व्याख्यान में लिया होगा, हमने समझा भी होगा, मैंने बताया भी था कि संसाधन प्रदेशों के निर्धारण के 5 आधार हैं। आज हम डेलिमिटिंग ऑफ इंडस्ट्रियल रीजन, औद्योगिक प्रदेशों का निर्धारण टॉपिक का चयन कर रहे हैं। इस टॉपिक में औद्योगिक प्रदेश क्या है, इनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। चूँकि आज विभिन्न देशों की सरकारें औद्योगिक विकास के लिए लालायित रहती हैं। पिछले कई वर्षों से कई देशों में औद्योगिक विकास निरंतर गतिमान है, परंतु चूँकि संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर औद्योगिक विकास होता है, संचालित होता है, औद्योगिक विकास गति पकड़ता है। भिन्न भिन्न प्रदेशों में संसाधन का आधार अलग अलग होने के कारण औद्योगिक विकास भी भिन्न भिन्न हुआ है। अतः विभिन्न देशों की सरकारें औद्योगिक प्रदेशों में बांटकर अपने क्षेत्र को छोटे छोटे औद्योगिक प्रदेशों में बांटकर और विकास की या औद्योगिक विकास की योजनाएं संचालित करती हैं। अतः औद्योगिक प्रदेशों के निर्धारण का आधार विभिन्न आर्थिक गतिविधियां को लिया जाता है, जिससे कि समग्र देश में, संपूर्ण राज्य में औद्योगिक विकास संतुलित रूप से हो सके। औद्योगिकरण मानव के मानसिक विकास की चरम कसौटी है। उद्योग किसी भी देश या समाज के औद्योगिक विकास का सूचक कहा जाता है। भौगोलिक दृष्टि से औद्योगिक प्रदेश उन प्रदेशों को कहते हैं जहां पर सभी प्रकार के उद्योगों में समानता पाई जाए, समांगता, होमोजीनियस, अर्थात ऐसा प्रदेश जो विशिष्ट प्रकार के उद्योगों का विकास को, अवस्था को धारण करके और एक समुदाय को उत्पन्न करता है, अर्थात किसी क्षेत्र विशेष में एक ही प्रकार की उद्योग की समानता पाई जाती हो, उसे औद्योगिक प्रदेश के अंतर्गत रखा जाता है। औद्योगिक प्रदेश एक ऐसा आर्थिक भूदृश्य है जिसमें बहुत बड़ी बड़ी इमारतें, औद्योगिक चिमनियाँ, कई गोदाम और ट्रांसपोर्टेशन के साधन एक साथ समुच्चय किए हुए रहते हैं। इनका एक समन्वय मिलता है। सामान्य अर्थों में जहाँ कहीं पर भी कारखाने अधिक हों, उसे औद्योगिक प्रदेश माना जा सकता है। औद्योगिक प्रदेश के लिए औद्योगिक प्रक्रिया या औद्योगिक ग्रंथि का एक भूदृश्य उत्पन्न हो जाता है, यानी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इंडस्ट्रियल लैंडस्केप बन जाता है, जिससे कि दूर से ही ये दिखाई देने लगता है, चिमनियों का धुआं, बड़ी बड़ी इमारतें और बड़े बड़े कारखानों की चिमनियाँ वहाँ स्पष्ट नजर आती हैं। अतः औद्योगिक भूदृश्य मूलतः औद्योगिक वातावरण को प्रस्तुत करते हैं, जहाँ कारखाने, विभिन्न प्रकार के श्रमिक निवास, चिमनियों का धुआं, संबंधित रेल यातायात और मोटरयान तथा कई प्रकार के यातायात के साधन दृष्टिगत होते हैं। किसी भी औद्योगिक प्रदेश के निर्धारण के लिए निम्न तत्वों को आधार मान सकते हैं। नंबर 1, संसाधनों की पूर्ति और उनके स्वरूप में परिवर्तन, यानी संसाधनों की पूर्ति, प्राकृतिक संसाधन से ही औद्योगिक प्रक्रिया संभव होती है। अतः संसाधन की पूर्ति किस मात्रा में है, इसके ये पहला जो है आधार तत्व है। और उनके रूप परिवर्तन का स्तर क्या है, जैसे लौह अयस्क, कोयला, बॉक्साइट आदि जो खनिज पदार्थ हैं, या औद्योगिक या वन आधारित उद्योगों के लिए वनों के जो कच्चे माल हैं, इनको आधार किस प्रकार का है। अर्थात हम पहले तत्व के रूप में संसाधनों की पूर्ति और उनके रूप परिवर्तन को निर्धारित करते हैं, उनके आंकड़े एकत्रित करते हैं। दूसरा है किसी विशिष्ट क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उद्योग और उनके निर्यात माल की किस्म, यानी किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के उद्योग कौन कौन से हैं और कौन कौन सा माल वो निर्यात करते हैं। तीसरा तत्व है बड़े बड़े बैंक और सहकारी संस्थाओं के की ऋण देने की प्रक्रिया या साख, या उनका ऋण देने का जो है स्तर। चौथा है कारखानों की पारस्परिक संबद्धता,
यानी विभिन्न प्रकार के कारखाने किस प्रकार से आपस में कोऑर्डिनेट हैं। उदाहरण के लिए जैसे जमशेदपुर में इस्पात का कारखाना लगा हुआ है, उस इस्पात के कारखाने से उत्पादन होने वाले इस्पात की चद्दरें, एंगल्स, पाइप्स आदि का उपयोग नीचे के कारखानों में होता है जो इससे संबद्ध हैं, जैसे जहाज उद्योग, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, मशीन टूल्स, नट बोल्ट्स, विभिन्न प्रकार के इंजीनियरिंग उद्योग, इस सब में इस्पात का द्वारा जो प्रोडक्ट हैं वो उनका उपयोग किया जाता है। तो ये आपस में क्या है, कारखानों की पारस्परिक संबद्धता। एक कारखाने का उत्पाद दूसरे कारखाने का कच्चा माल, दूसरे कारखाने का उत्पाद तीसरे कारखाने का कच्चा माल बनता है। ये कहलाता है कोऑर्डिनेशन, इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स यानी इंटर रिलेशनशिप। इस तरह से पारस्परिक जो संबद्धता है कारखानों की, इसके स्तर को मालूम किया जाता है, इसको भी आधार बनाया जाता है। छठा है नगरीय जनसंख्या, यानी औद्योगिक जो प्रदेश हैं या औद्योगिक ग्रंथि जहाँ बन जाती है वहाँ एक नगर जैसा नज़र आता है, वो पॉपुलेशन पूरी नगर होती है। हमारे सेंसस में भी जो है वो प्राथमिक कार्यों के अलावा द्वितीयक और तृतीयक कार्य करने वाले निवासियों को नगर की श्रेणी दी जाती है उनको, अर्थात ऐसे अधिवास जहाँ द्वितीयक और तृतीयक प्रकार के कार्य संपन्न होते हैं उन्हें हम नगरीय जनसंख्या का रूप देते हैं। तो इंडस्ट्रियल क्या है, इंडस्ट्री उद्योग वो द्वितीयक प्रकार के कार्यों के अंतर्गत आते हैं, सेकेंडरी जो है ऑक्यूपेशन के अंतर्गत आता है। तो ये जहाँ निवास करते हैं तो ज़्यादातर औद्योगिक प्रदेशों में नगरीय जनसंख्या का ही निवास होता है, इसलिए नगरीय जनसंख्या को भी औद्योगिक प्रदेशों का निर्धारण का आधार माना जाता है। छठा तत्व है परिवहन के साधनों की मात्रा, यानी परिवहन के साधन किस मात्रा में और कौन कौन से वहाँ मौजूद हैं। और सातवां है श्रमिक निवास की सघनता, यानी श्रमिकों के लिए किस तरह के वहाँ पर निवास हैं। और लास्ट अंत में है औद्योगिक भूदृश्यावली, ओवरऑल कुल मिलाकर इंडस्ट्रियल लैंडस्केप किस प्रकार का है, वो लगे कि यहाँ पर एक ग्रंथि बन गई है। अतः औद्योगिक विकास के इन तत्वों को आधार मानकर और हम औद्योगिक प्रदेशों के निर्धारण की प्रक्रिया को अपनाते हैं। भारत में विभिन्न विद्वानों ने स्टैंडिगियर विधि से या थीसियन बहुभुज विधि से या मिनिमाइजेशन विधि से या गुणात्मक विधि से यानी विभिन्न मानचित्र बनाकर या सांख्यिकीय विधियों से औद्योगिक प्रदेशों के निर्धारण किया है। और इनके लिए सर्वमान्य जो तत्व हैं वो औद्योगिक निर्धारण या सीमांकन में कारखानों की संख्या, कारखाने में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या, उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या, उद्योगों में लगे हुए श्रमिकों का कुल श्रमिकों से कितना प्रतिशत है या अनुपात है उसको ज्ञात करके, और कुल औद्योगिक उत्पादन कितना है, और उद्योगों में काम आने वाली शक्ति, उपयोग में आने वाली शक्ति की मात्रा को आधार तत्व बनाया जाता है। यानी इन आधार तत्वों का हम विस्तृत विवेचन करें तो इस तरह से आता है कि कारखानों की संख्या, जहाँ कारखानों की संख्या ज़्यादा होगी, किसी भी औद्योगिक प्रदेश में अनेक प्रकार के कारखाने होते हैं तो उनकी संख्या को हम इस ढंग से सारणीबद्ध करते हैं कि उनका हम मानचित्र भी बना सकें या उनका सांख्यिकी उपयोग भी कर सकें। कारखानों में लगे हुए व्यक्तियों की संख्या, यानी कारखानों में बहुत सारे व्यक्ति लगे हुए रहते हैं, कुछ मैनेजमेंट का काम करते हैं, कुछ मेंटेनेंस का काम करते हैं, कुछ इंडस्ट्री के जो है माल लाने ले जाने का काम करते हैं, कुछ व्यक्ति केवल मशीनों में, इंजीनियर्स लोग केवल मशीनों की मेंटेनेंस देखते हैं, और कुछ लोग जो है वो केवल साफ सफाई का काम करते हैं। तो कारखानों में लगे हुए व्यक्तियों की कुल संख्या को भी आधार बनाया जाता है। साथ में उत्पादन में लगे हुए व्यक्तियों की, जो डायरेक्ट केवल उत्पादन में लगे हुए हैं, अर्थात जो वस्तु के रूप परिवर्तन में सीधे कारखाने में उस वस्तु के उत्पादन में लगे हुए हों, उनकी संख्या को ज्ञात करते हैं। फिर उसके बाद कुल टोटल लेबर जो लगी हुई है वो कार्यशील जनसंख्या का कितना प्रतिशत, यानी कुल टोटल लेबर में से किसी स्थान विशेष पर कितनी लेबर उत्पादन में लगी हुई है, उन श्रमिकों की संख्या भी हम औद्योगिकीकरण का स्तर ज्ञात करने के लिए, मापन करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। और कुल औद्योगिक उत्पादन के अंतर्गत हम औद्योगिकीकरण का स्तर ज्ञात करते हैं। इसमें दो बातें आती है, एक तो सभी उद्योगों में कितना उत्पादन हो रहा है,
और दूसरा जितने लेबर लगे हुए हैं उनमें प्रति इकाई यानी प्रति श्रमिक कितना उत्पादन हो रहा है। इस दो प्रकार के आंकड़ों का हम प्रयोग करते हैं, यानी संपूर्ण उद्योगों में कितना उत्पादन हो रहा है और प्रति श्रमिक उत्पादन क्षमता कितनी है। और कभी कभी हम मूल्य को भी आधार मान लेते हैं औद्योगिकीकरण का, यानी जो उत्पादन हो रहा है वो किस मूल्य पर है, यानी उसकी लागत क्या है, उत्पादन लागत कितनी हो रही है, तो उत्पादन लागत को भी हम आधार बना लेते हैं। और शक्ति की मात्रा, कुछ कारखाने परंपरागत शक्ति के स्रोतों कोयला या जल विद्युत या जो है वो ताप विद्युत के आधार पर चलते हैं। कुछ कारखाने आजकल आधुनिक रूप से जो है वो सौर ऊर्जा या पवन ऊर्जा के आधार पर भी उनका उपयोग किया जा रहा है हो रहा है। तो हम इन शक्ति के विभिन्न साधनों का भी उपयोग इस निर्धारक तत्वों के रूप में करते हैं। मूल्य संबंधी आंकड़े भी लेते हैं। औद्योगिकरण के स्तर मापन के लिए हम कच्ची सामग्री का यानी कच्चे माल का मूल्य क्या है, तैयार माल का मूल्य कितना है, लेबर कितने मूल्य में पड़ रही है, लेबर की लागत कितनी है, इन मूल्यों को लेकर भी हम जो है औद्योगिक परिशमन करते हैं। उद्योगों के निर्धारण के लिए इन आधार तत्वों को करते हैं। धन्यवाद। बंद कर जाओ।